अभी तक हम लोग जो भी कुछ व्याकरण में स्टडी किए हैं, संधि तक में पढ़े हैं, काफी अच्छा है। वहां तक एग्जाम में बहुत अच्छा सा आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है, संधि के बाद जो अब चालू होगा ना, शब्द विचार, वो क्या था, वर्ण विचार, अब शब्द विचार। शब्द विचार सबसे बड़ा क्लास है। इसी में तुमको सब कुछ मिलेगा देखने को, उपसर्ग प्रत्यय सब चीजें। तो जैसे क्या क्या मिल सकता है तो हम लिखे नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सुना देते हैं क्या क्या चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो शब्द विचार में शब्द के बारे में, शब्द के भेद के बारे में, शब्द संरचना, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, शब्द का और रूप के बारे में, विकारी अविकारी, संज्ञा, संज्ञा के रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, निपात, समास लास्ट। इसमें इतना सारा है कि आधा किताब यही लेके चला जाता है। और ये पढ़ने के बाद लगभग चीजें मतलब व्याकरण कंप्लीट। हालांकि संधि तक भी पढ़े हैं ना, तो उतना में काफी अच्छा है। संधि तक में उतना में भी बहुत सारा अच्छा खासा 15 नंबर 20 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हो, वर्ण से लेकर के संधि के बीच में। ठीक है ना, संस्कृत में मिला करके हिंदी में मिला करके आराम से 20 नंबर ला लोगे। ठीक है, तो हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, यानी कि हम लोग का व्याकरण के जो 4 अंग बताया गया था, व्याकरण के 4 अंग ना, 4 अंग। तो 4 अंग में से पहला हम लोग था वर्ण, मतलब वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में हम लोग पूरा सीख लिए हैं। अब दूसरा में है शब्द विचार। तो शब्द विचार आज से चल रहा है, ठीक है ना। शब्द विचार में इसी में टाइम जितना लग सकता है, बाकी जो लास्ट में दोगे है ना, उन दोनों में ज्यादा कुछ नहीं, चिन्ह विचार और जो वाक्य विचार है वो सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है पढ़ने में। सर्वनाम, संधि, समास जितना आना है सब इसी में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग शब्द के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। शब्द विचार या पद विचार भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, पद विचार भी इसी को बोलते हैं। शब्द विचार कहिए या पद विचार करिए कहिए। संस्कृत में हम लोग पद ज्यादातर बोलते हैं और हिंदी में ज्यादातर हम लोग शब्द बोलते हैं। जस्ट दोनों एक ही चीज है, मिला जुला करके। तो शब्द का पहले डिफिनेशन, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मिल को यही बोलते थे जब हम लोग उस छोटा वाला किताब से पढ़े थे, छोटा पतर का व्याकरण से, तब ये सब है। बड़ी सिंपल सिंपल लिखा हुआ था उसमें, क्योंकि वो सिंपल किताब ही है, बच्चे क्लास के लिए। बस वही चीज यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के लिखा हुआ है, जिसे थोड़ा सा दिमाग को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार हमको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बचपन वाला हम लोग को याद है। और याद चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अरे याद तो ऐसी है यार, कौन पढ़ा है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, लेकिन हमको भी थोड़ा बहुत वही सब चीजें बीच बीच में लाते रहेंगे। तो शब्द का डिफिनेशन हम लोग क्या समझते थे, वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यही सब चीजें। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर भी है। किसी सार्थक वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एकदम सिंपल सी भी बात है ना सर, कि वर्ण समूह बना रहा है सर, का प्लस में मा प्लस में ला कमल, तो वो भी तो अपना समूह ही बना रहा है। वर्ण 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 मिलकर के शब्द बन रहा है। तो वर्ण मिलकर के ही शब्द बन रहा है, तो इसी को शब्द बोलते हैं। तो सीधा से हमको क्या याद रखना है कि सार्थक वर्ण मिला या तो फिर वर्ण के समूह, दोनों में से कुछ भी। वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं ना, जैसे, ठीक है ना। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला और वर्ण समूह सब, वर्णों के समूह वर्णमाला और वर्ण समूह को ही शब्द बोलते हैं। इतना सुने आंसर, कितना सिंपल है। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, तो मतलब वर्ण या वर्ण समूह का प्राप्त कर रहा है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, किसी भी तरीके से बस शब्द बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर बना है, हाँ, मौसम, कोमलांगिनी, पर्वत, एकांत, दौड़ना, लाल, तेज प्रक्रिया, ये सब क्या है, सब शब्द। जैसे शब्द में इसी तरीके से सब आपस में जुड़ करके बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा शब्द के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी। शब्द भाषा के दूसरा महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, मतलब शब्द से ही भाषा बना हुआ है, शब्द जोड़ जोड़ के छोटा छोटा से, और फिर वो एक तरह का भाषा के रूप में तैयार हो गया। यही कारक चिन्ह से युक्त होकर के पद की संज्ञा पाता है, मतलब कि शब्द ही जैसा ही कारक चिन्ह के साथ में जुड़ता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि अब पद हो गया है। तो पद कहाँ से बन रहा है सर, तो शब्द की वजह से ही पद बन रहा है। तो पद जैसे में क्या सर, तो का है, तो के, तो ये सब क्या हो गया है,
कारक चिन्ह जुड़ जाता है कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, का के की, सब जो सब आता है ये सब ये कर्ता ने, तो ने तो ने भी हो जाता है, या तो फिर करण ने, करण ने, या तो फिर कभी कभी करने भी लिखा जाता है, काम करने वगैरह वगैरह जो भी आता है सब चीजें। तो उन सभी चीजों में क्या हो रहा है सर, कारक चिन्ह आ जाता है, और कारक चिन्ह आता है तब वो पद बन जाता है, तो उसको पद की संज्ञा दिया जाता है। संज्ञा मतलब वो संज्ञा नहीं, संज्ञा मतलब कि उसका बोला जाता है। भाषा में शब्दों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि जो भी हम लोग भाषा यूज करते हैं उसमें शब्द बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, शब्द का बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्रोत, स्वरूप, प्रयोग, प्रक्रिया की दृष्टि से इसके अनेक भेदों उपभेद किए जाते हैं, मतलब कि भेद और उसके और भेद, मतलब भेद के भी भेद, मतलब उपभेद भी होता है। तो नॉर्मली हमारे पास में जो शब्द भेद है वो हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार से है। शब्द भेद मुख्य रूप से 4 प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण की परंपरा रही है, बहुत पहले से चलते आ रहा है 4 तरह से, और चारों के अलग अलग उपभेद भी है, मतलब कि नीचे उसका प्रकार भी है। तो पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ से एग्जाम में आना चालू हो गया है, भेजा इसको लिख लीजिए, एक दूगो ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा, एक आध दूगो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो 4 गो, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, 1 2 3 4 लिखा हुआ भी है नाम चारों का। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 4 गो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है ना। कभी कभी तद्भव ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तद्भव ऐसे करके भी कभी कभी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को, आधा भा है ना इसमें, तो तद्भव कहते हैं, जब इसको संधि हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो कभी याद रखना है कि इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हमारे पास में उत्पत्ति की दृष्टि से 4 गो। फिर से ये भी पूछा जा सकता है सर कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 गो, तो ये भी 3 गो यहाँ पर नाम लिखा है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये सारा के सारा एग्जाम में पूछता है, ये जितना भी है ना, ये चारों तक के, चारों में से कुछ ना कुछ तुमको एग्जाम्पल मिलेगा देखने को एग्जाम में, और टिक मारना होगा, तो बस समझिएगा, याद रखिएगा, तब तो टिक करिएगा। अर्थ के दृष्टि से इसका भी 3 गो है, वाचक, लक्षक, व्यंजक, हम इसका नाम भी पहले नहीं सुने हैं बढ़िया से, लेकिन इस किताब के अनुसार में ये सब चीजें हमको भी देखने को मिल रहा है। रूपांतर की दृष्टि से विकारी, अविकारी, हम लोग ये सब पढ़े हैं, देखो जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और ये रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी पढ़े हैं। वाचक, लक्षक, व्यंजक ये नाम नहीं सुने हैं पहले, ठीक है ना। तो ये इस किताब से ये इसमें नाम दिया गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा खासा चीजें इसमें मिलेगा भी। तो इसमें से जो चारों हमारा प्रकार है, इस चारों में भी कुछ कुछ प्रकार है, किरो को 3 गो है, किरो को 2 गो है, किरो को 4 गो है। तो सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है कि सभी का प्रकार याद रख लेना है। उत्पत्ति की दृष्टि से 4, बनावट या रचना की दृष्टि से 3, अर्थ की दृष्टि से 3, रूपांतर की दृष्टि से 2। यहाँ से तुम्हारा कोई भी आ सकता है एग्जाम में, 1 2 ऑब्जेक्टिव यही से तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो हम पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से चारों के बारे में डिफिनेशन, मतलब तत्भव क्या होता है, तत्सम क्या, तद्भव क्या, देशज, विदेशज, ये चारों के बारे में। तो यहाँ पर वही स्टार्ट किए हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से, तो हमारे पास में पहले तत्सम, जो कि यहाँ पर संधि विच्छेद हम लोग इसको ऐसे करते हैं, तत् प्लस में सम, तत्सम इसको हम लोग बोलते हैं। हालांकि हमको ये नहीं लिखना था, बस फिर भी लिख दिए हैं, बाई चांस कभी संधि में आ जाएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, बस ये लिख दूं। तो तत्सम किसे कहते हैं, हम लोग पहले क्या याद किए थे छोटा कॉलम से, संस्कृत के मूल शब्द, देखो यहाँ पे जो शब्द मूल रूप में ही संस्कृत से हिंदी में चलते आए, मतलब कि क्या कि संस्कृतिया में था फिर वही हिंदी में चलने लगा, सेम टू सेम, दोनों में कोई बदलाव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं तत्शब्द, वे शब्द तत्सम कहे जाते हैं। जैसे में संस्कृत शब्द, वो संस्कृत का ही है, अन्न, अलंकार, अध्यापक, आज्ञा, ईश्वर, सूर्य, बुद्धि, भाषा, मनुष्य, ये सारा चीजें संस्कृत में ही बोला जाता है, और संस्कृतिया का भाषा उठा करके हम लोग शब्द मतलब कि और ला करके हिंदी में बोल देते हैं, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वैसा शब्द जो कि संस्कृत में भी वही है और हिंदी में भी वही है, यानी कि संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम, ऐसे नहीं याद किए थे, तो मूल शब्द मतलब कि वही वाला चीज को हम लोग यहाँ पर सेम रखेंगे तो उसको तत्सम बोल देंगे। जैसे में एग्जाम्पल, अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, मनुष्य,
कौन सा शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ऐसे करके तुम्हारा लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में और तुमको सुनना रहेगा। तत्भव, इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस में भाव, तद्भव। तो तत्भव क्या है सर, वे परिवर्तित रूप वाले शब्द जिनका मूल तत्सम हो, तद्भव कहलाता है। तत्सम मतलब क्या सर, ये तत्सम मतलब कि यहां से ये क्या हुआ सर, इसमें आया हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुआ है, मतलब संस्कृति वाला में से कुछ कुछ बदल करके और फिर इसमें हिंदी में डाल दिया है। पहला में क्या था कि हूबहू संस्कृति और हिंदी दोनों सेम। दूसरा में क्या बोल रहा था तद्भव में कि संस्कृतियां के बदल के और हिंदी में ला दिया है, वही नहीं बल्कि वो बदल करके लाया है। यही लिखा हुआ है कि वे परिवर्तित रूप वाले शब्द जिनका मूल तत्सम होता, तो तत्सम मतलब वो संस्कृत वाला ना, तो उसको हम लोग तद्भव बोल देते हैं। तो मतलब उसी रूप को यहाँ पर ला करके थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे में एग्जाम्पल्स में, जैसे कि रात, रात्रि था उसमें संस्कृत में रात्रि, यहाँ रात कर दिया है, ठीक है ना। आग, आग, हाँ वही 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 डिफिनेशन जो हम लोग छोटका व्याकरण से पढ़े थे, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, ऐसे याद किए थे। तो जस्ट वही चीज है, हम लोग को मतलब समझना है, ठीक है ना। रात, आग, अग्नि वहां बोलते हैं, आग हो गया। हाथी, गज, वहां तक गजा बोलते हैं ना शायद, हाथी। सौ, सिर, शीश, सांझ, थन, हाथ, मोती, सोना, लंबा, सुहाग आदि, ये सब चीजें हम लोग क्या किए हैं कि संस्कृत से थोड़ा सा बदल दिए हैं और बदल करके उसको हिंदी बना दिए हैं। देशज, ये कितना सिंपल सा है सब में। देशज जो देश में बोलते हैं, है कि नहीं, अपना देश में क्या बोलते हैं, जो भी आंसर आता है सब बोल देते हैं, जो कि अपना देश में ही पैदा हुआ है भाषा और अपना देश में यूज करते हैं। दूसरा देश में बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सुहाग मतलब क्या होता है, सुहाग एक होता है सुहाग, एक होता है सुहाग। तो सुहाग मतलब जिसको बोलते हैं हस्बैंड इंग्लिश में, अरे भाई पति, पति कि मेरा सुहाग है ही, वही चीज है यहाँ सुहाग। और एक होता है सुहागा जो कि सोना पे सुहागा, तो सोना में एक होता है लगाने वाला जिससे सोना और निखार आ जाता है। तो सुहागा अलग चीज है, सुहाग अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, देशज की बात करते हैं। वे शब्द जिनका मूल संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं मिलता, ये क्यों ये कथा क्या है यार, स्थानिक ना, ये स्थानिक बोलियों से हिंदी में आए हैं। मतलब जो हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ना अनशन, जितना भी गाली उली देना है, जो भी कुछ बोलना है, सब हम लोग अपना देहात में बोलते हैं। यही भाषा जाकर तुम अंग्रेज सुनाना और कुछ नहीं धसेगा, है ना। तो जस्ट वही शब्द जो ना ही संस्कृत से लिया गया है ना ही कहीं और से लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना देश के अंदर में हम लोग अपना एरिया में ही बोलते हैं, क्षेत्र में ही बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं। मतलब कि देश, देशज क्या सर, वैसा शब्द जिनका जन्म देश में हुआ, देशज। यही नहीं याद किए थे पहले में, तो जस्ट वही चीज है। जैसे में यहाँ पर देशज में टोला हम लोग बोलते हैं कि टोला के ऊ टोला के, ऐसे बोलते हैं, लेकिन शहर में तो कभी टोला उला नहीं सुना है ना कि टोला ऊ टोला, ये अपना देश में है। मेहरारू गंगा बोलते हैं मेहरारू, शहरवा में तो भाई वाइफ बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन गाँव में नहीं, मेहरुआ है, मेहरारू, ओकर मेहरारू, एकर मेहरारू, ऐसे बोलते हैं। बरेठा हमने बोलते हैं खाली घरवा में, बरेठा लगा है ना रे, लेकिन विदेश में इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि बरेठा मतलब कोई बरेठा। गमछी, गमछी ओढ़ के गमछा, गमछा बिछा के जो भी बोलना है भाई, तो ये गांव में होता है, बाकी शहर में गमछा गमछी सब नहीं बोलता है जल्दी, ये सब आदि, ठीक है ना। मतलब इसी से रिलेटेड जितना भी लसेड़िया शब्द बोलते हैं सब गांव देहात में ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि अपना देश के अंदर में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं गांव देहात में, लोटा लाओ, थरिया लाओ, ये सब चीजें, लोटा थारी, तो ये सब चीजें गांव देहात का चीजें है। तो यहाँ पर अभी तक क्या समझ में आया, तत्सम, तत्सम मतलब क्या, संस्कृत वाला पूरा पूरा उतार देना, तत्सम। तद्भव क्या हो गया, जरा संस्कृति से चेंज कर दिए। और फिर उसके बाद में देशज क्या हुआ, जो अपना देश में बात हुआ है, जो भी बात हुआ है। अब भी देशज तो जो विदेश से आया है, तब विदेश में से तुर्की और वगैरह जितना भी, तुर्की हो गया, अंग्रेज हो गया, जितना भी हो सकता है दूसरा देश, अरब हो गया, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, ये सारा चीज को हम लोग बोल सकते हैं विदेशी, फारसी, ये सब चीजें क्या है, सब विदेश एकदम कह सकते हैं। शब्द हो जाए तो समान हो भाई, सब तो विदेश का ही है ना, तो विदेश का है तो विदेशज ही है, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा सर, कि जिनका जन्म विदेश में हुआ उसको विदेशज कह देंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है।
तो यहाँ पर वही डिफिनेशन लिखा गया है। विदेशी भाषाओं से आए ऐसे अनेक शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रचलित है उसे विदेशज कहते हैं। मतलब कहाँ से आ रहा है? विदेशी भाषा से। मतलब विदेशी भाषा से आकर के यहाँ पर अपना राज कर लिया है और यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं। डॉक्टर बोलना, टीचर बोलना, ये सब क्या है सर? सब विदेश का चीज है ना। तो जस्ट वही चीज है यहाँ पर इंग्लिश में टाई जो लगाते हैं। टाई तो नहीं लगाए होने स्कूल में जाते टाइम में, तो वही वाला टाई। तो टाई क्या है सर? यहाँ पर हिंदुस्तान का नहीं है लक्षण, वो सब अंग्रेज का देन है। टाई लगाना, गले का फंदा उसको बोला जाता है। एक बार को खींचे तो मर जाएगा, ठीक है नहीं? तो वो सब अंग्रेजी से आया है, देहात में वैसा नहीं चलता है। टाई, डॉक्टर, कुकर जो बोलते हैं सब अंग्रेजी शब्द है ये, ठीक है ना? कुकर्स वगैरह। अरमान, आराम, कबूतर, ये सब फारसी है, लेकिन ये सब भी सब विदेशी ही है, ठीक है ना? और उसके बाद में कायदा, कसरत बोलते कायदा कानून, तो कसरत वगैरह कर रहे हैं तो वो सब अरबी है। कालीन, चमचा, ये सब तुर्की में है, ठीक है ना? जैसे कि कालीन बिछाओ मतलब चटाई बिछाने वाला को कालीन बिछाओ, और ये चमचा लाओ, ये सब जो बोलते हैं तो ये सब तुर्की। चमचा एक आदमी होता है ना, चमचा, लेकिन हम ज्यादातर चम्मच को चमचा ही बोलते हैं कि चमचा एक ले लिया ना। मतलब हम बोलते हैं ऐसे, चमचा मतलब होता है आदमी को दूसरा आदमी का चमचा, वो वाला चमचा। तो जस्टली इसमें से जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलेगा कम से कम मिनिमम, तो हम यहाँ तक बोले थे 2 नंबर किसमें से? सिर्फ ये चारों में से पूछेगा तो कोई भी एक आध दो को पूछ सकता है। अब इस चारों में से क्या पूछेगा? एक से एक दो को ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब ओवरऑल सर 2 से 4 नंबर, 2 से 4 नंबर तुमको ये क्लास में से मिल जाएगा आराम से। पहले सर किसमें कि उत्पत्ति की दृष्टि से या इन सब की दृष्टि से क्या भेद है, पहला चीज मिलेगा। इसमें से कोई भी एक दो गो चुप। उसके बाद में नीचे वाला से मिल जाएगा। नीचे वाला से कह देगा कि ये वाला, जैसे कि सपोज दैट कि टोला कौन सा शब्द है? देशज है कि विदेशज है? तत्सम तद्भव ऐसे करके रह जाएगा ऑप्शन में तुम्हारा। हाँ लोटा, लोटा थारी जो भी रहे लोटा। अरे हम लोग नहीं बोलते लोटा, अब सभी लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। आदि क्यों लगाया है? अब लिखेंगे तो भाई पूरा बोर्डे भर जाएगा कि कितना बनी सब देश में है। देश के अपना तो बहुत सारा भाषा है, बहुत सारा शब्द है। तो जस्टली इस तरीके से तुमको ऑब्जेक्टिव चुन लेना है सर। जैसे कि संस्कृत या अन्य अलंकार, अध्यापक, आज्ञा, ये सब कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, ठीक है ना? तद्भव क्या है सर? तो सिर, सौ, हाथी, आग, जहाज, थन, हाथ, मोती, ये सब चीजें सब तत्सम है। देशज के लिए यहाँ पर जितना भी हम लोग मेहरारू, बरेठा वगैरह, गमछी उमछी सब अपना हो गया देश का। और विदेशज में कुकर हो गया, टाई हो गया, डॉक्टर हो गया, कबूतर, ये सब चीजें, कालीन, चमचा, ये सब चीजें सब विदेशज। हमको एग्जाम्पल पर फोर्स करना है, वहां डिफिनेशन कम, एग्जाम्पल ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना? डिफिनेशन कम मिलता है एग्जाम में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा मिलता है। तो डिफिनेशन तो याद रखना ही रखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी उसका ख्याल रखना है ध्यान से, ठीक है? 2 से 4 नंबर आराम से इतना में आ जाएगा, ठीक है ना? शब्द में इतना सुनना। तो हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है वो है उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद में हमारा दूसरा नंबर है बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना? हालांकि हम पीछे में भी बता ही दिया है कि सब में पूछता है, सब में से किसी का भी नाम पूछ सकता है कि इसके दृष्टि से कितने भेद हैं शब्द के, ठीक है ना? तो यहाँ भी रहेगा बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, ये भी एग्जाम में पूछेगा। या ऐसे पूछ सकता है कि रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ में से कोई एग्जाम्पल्स, ये कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो पूछने का कई तरीका हो सकता है, तो जस्ट हम लोग समझते चलते हैं और उसी के अनुसार इसका जवाब भी देंगे। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं। हाँ, मतलब कि खंड होना भी संभव ना हो। इसमें हम वो चीज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? वे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो रूढ़ क्या है सर? रूढ़ वे शब्द होता है जो एक ही मूल से बना हुआ रहता है और उनका कोई खंड होना संभव नहीं होता है, या तो फिर उसका खंड करने पर कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है ना? जैसे में यहाँ पर कुत्ता, इसको खंड करेंगे तो खंड होना उतना खास मतलब नहीं बन रहा है और प्लस में संभव भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में भी एगो आधा ता नजर आ रहा है।
गाड़ी, ग्राम, सिर, पैर, देह, पेट। अगर इन सबको खंड भी करते तो कोई मतलब नहीं बनता है अच्छा से। तो जस्ट इसमें से ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि गाड़ी कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर हमारा रूट शब्द। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही देखेंगे, ऐसा नहीं ऑप्शन में और भी बहुत कुछ रहेगा, तो हम लोग ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। अब यौगिक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, या तो फिर खंड भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें अलग है थोड़ा सा। इन शब्दों में दो मूल शब्दों का मेल। क्या बोल रहा है यौगिक? हम लोग केमिस्ट्री में क्या जानते थे, कोई चीज को मिलना। केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए ना। यौगिक मतलब मिल जाना, घुल मिल जाना, मतलब कि एक से अधिक, यानी कि 2 गो 4 गो जो भी मिले। तो इन शब्दों में दो मूल शब्दों का मेल होता है, मतलब इंपॉर्टेंट शब्द रहता है और दोनों का इंपॉर्टेंट मतलब भी निकलता है। ठीक है, यौगिक के खंड भी सार्थक होते हैं, मतलब जब इसको हम तोड़ेंगे अभिन्न तो उसका मतलब भी बड़ी अच्छा निकलेगा दोनों का, और दोनों मूल है और एकदम दोनों सार्थक भी है, एकदम बढ़िया है। जैसे हम एग्जाम्पल्स के लिए विद्यालय, विद्यालय में विद्या मतलब जानते हैं कि ज्ञान, और आलय मतलब कि जो स्कूल है ना उसको बोल देते हैं। तो विद्यालय जहाँ पर जो विद्या मिलता है उस जगह को हम लोग विद्यालय बोल देते हैं। तो विद्या भी हो गया मतलब ज्ञान के बाद, और आलय मतलब जहाँ मिल रहा है जगह, घर जो भी है उसको। तो जस्ट इसी तरीके से निरितालय, निरितशाला, निरितशाला। तो निरित मतलब नाचना, और शाला मतलब जहाँ नाच हो रहा है, हाँ ना। तो निरितशाला मतलब नाचने वाला जगह की बात हो रहा है, नाच भी रहा है वहां पे। ठीक है रे। मानवता तो समझते हैं, मानवता मतलब इंसान के जो बात है। तो ये सब चीजें कुछ है जो कि समझना चाहिए। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है? तो वे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ से अलग यानी कि विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ मतलब क्या होता है? मतलब बोल कुछ रहे हैं, मतलब कुछ है। जैसे कि लंबोदर बोलते हैं, तो लंबोदर मतलब किनका नाम याद आता है? गणेश जी का नाम आ जाता है भाई, जिसका उधर लंबा हो लंबोदर, पेट मतलब, तो लंबोदर हो गया। तो यहाँ पर जलज, पंकज ये सब एक ही चीज होता है ना, कमल, जलज, पंकज ये सब चीजें। तो बोल कुछ रहे हैं, मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है ना, जस्ट यही है, विशेष अर्थ देता है। जैसे यहाँ पर जल, जलज के हम लोग तोड़ के देखते हैं, जल प्लस में जा का अर्थ जल से उत्पन्न, पर इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ कमल का अर्थ लिया जाता है। जलज में कमल का अर्थ ज्यादातर लिया जाता है, कि जलज है ना, जलज वाला में तो जल में से जो निकला है कमल, तो कमल का वैल्यू ज्यादा मिलता है। तो यहाँ तक हम लोग में तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल्स मिल सकता है कि निरितशाला या विद्यालय ये कौन सा शब्द में आता है। तो यौगिक याद रखेगा इस चीज को। योग रूढ़ में जैसे कि लंबोदर योग रूढ़ है, ऐसे कहेगा कि निम्न में से कौन योग रूढ़ है? लंबोदर योग रूढ़ है, पंकज योग रूढ़ है। इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, ये भी 3 तरह के था। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, ये अब नहीं चलता है। ठीक है ना, अब नहीं इस्तेमाल किया जाता है व्याकरण में। ठीक है ना, व्याकरण में धीरे धीरे करके इसको खत्म किया जा रहा है। ये सब ये चलता है कविता में, ज्यादातर चलने लगा है। कविता में इन सब का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, कविता का कुछ और रुख मोड़ने के लिए, उसका कुछ मतलब दूसरा निकालने के लिए। लेकिन व्याकरण में अब इसको पढ़ाया नहीं जाता है जल्दी, फिर भी कहीं पढ़ाया जाता है तो मतलब इसका 2 अर्थ लिखा जाता है, सार्थक विराम। हाँ जो भी हो, तो इसको हमने साइड में ऐसा ही लिख दिया है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। इतना जान लो कि व्याकरण में उतना नहीं मिलता है सब जगह पर। जैसे कि हमने छोटा व्याकरण में भी देखे, तो छोटा व्याकरण में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है ये वाला। ठीक है ना, तो इसमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसमें है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हाई लेवल का किताब है ना, इसलिए तो सब जगह पर नहीं मिलने वाला है। तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, इसको एग्जाम से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन समझना है, क्योंकि कविता जब पढ़ाएंगे उसमें कविता कुछ बोलेगा, उसका मतलब कुछ निकलेगा। तो वही मतलब को समझने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना, सिर्फ इसको समझना है, एग्जाम में नहीं आता है, बस कविता में समझाने के टाइम में इसका मदद लिया जाता है। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के यहाँ पर 3 गो इसका भी है, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और सबका एक अपना अपना मतलब होता है। वाचक, वाचक शब्द परंपरा से प्रचलित अर्थ देता है। वाचक मतलब बोलना, जो बोलते आ रहे हैं जवानों से, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते ही चले आ रहे हैं। ऊंट बोलना, हाथी बोलना, पहाड़ बोलना, समुद्र, राक्षस, ये सब तो हम लोग बचपन से भी जाने रहते कि राक्षस आग लो, चंपकड़ा आग लो गंगा में, परंपरा से चल रहा है ये सब चीजें। गर्मिया में बोलते हैं ना लेकिन उनका डरावे लेने की चंपकड़ा गया है, भूतवा बाहर भाग रे।
तो ये सब परंपरा हम लोग का चल रहा है कि ये सब शब्द हम यूज करते हैं, ऊंट, हाथी, पहाड़, समुद्र, राक्षस, ये सब हम लोग परंपरा से यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाचक। शब्द पकड़ो, वाचक मतलब बोलना, जिसको हम बोलते आ रहे हैं लंबा टाइम से, तो उसको वाचक। लक्षक, लक्षक शब्दों का पारंपरिक अर्थ बाधित होता है, परंतु उससे मिलता जुलता अर्थ निकल आता है। सॉरी, हाँ ये हम निकल नहीं करेंगे, हाँ मिलता जुलता अर्थ निकल आता है। अब इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हास्य मजाक प्लस इसमें होने का संभावना बन जाता है। देखो, वाचक मतलब जो परंपरा से चल रहा है, बोलते हैं और लक्षक मतलब जेकरा में लक्षण दिखेगा। तो जिसमें लक्षण दिखेगा हमको उसको उसी से रिलेटेड समझ लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल, कोई आदमी होता है बहुत लंबा एकदम हाइट, तो हम लोग बोलते हैं ऊँट नियन लगता है देखने में, बड़ी लंबा आदमी। तो हम लोग वैसा सिचुएशन में बोलते हैं कि ऊँट जैसा आदमी लग रहा है देखने में, एकदम लंबा लंबा। और अगर मोटा आदमी देखते हैं, मोटा और ऊंचा आदमी, तो हम लोग डॉक्टर हाथी याद कर लेते हैं। जेठालाल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो मोटा आदमी और ऊंचा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो हाथी आ रहा है, थोड़ा साइड रहिए से, गिरते तो भाई खेल खत्म। तो डॉक्टर हाथी इसमें एग्जाम्पल से आता है जेठालाल वाला। तो ये थोड़ा सा बनता है कि मोटा और ऊंचा आदमी को हम लोग हाथी बोल लेते हैं, और ये रिलेटेड है भाई, हाथी जैसा लगता भी देखने में, ठीक है ना। विशाल व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पहाड़, मतलब कि जो बॉडी बिल्डर तो हैवी रखता है, लगता है कि पहाड़ चल रहा है, एकदम खतरनाक लगता है देखने में, तो उसको हम लोग पहाड़ समझ लेते हैं। कुछ ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, समुद्र बोलते हैं, अरे समुद्र के खजाने का पास भरल है, बहुत ज्ञानी आदमी है। तो रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलता है, ऐसा नहीं कि एकदम बेकार है, कुछ ना कुछ उसका लक्षण दिखता है, और उन्हीं लक्षण के आधार पर उसका हम लोग मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके आगे है व्यंजक। व्यंजक शब्द सर्वथा नया अर्थ ध्वनित करता है, मतलब क्या, नया नया अर्थ देने का काम करेगा। हम बोलेंगे कुछ, मतलब कुछ और। जैसे में कोई आदमी झूठ बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रे बड़े हरिश्चंद्र बन रहा है तू, नहीं बोलते। देखो, हम सोच रहे हैं कि जो बोल रहा है तू सच सच बोल रहा है, लेकिन हम लोग उसको झूठ समझते हैं कि रे तू बड़ी आज के एकदम हरिश्चंद्र बने नहीं है, नहीं जा रहे थे तू झूठ बोले थी, खाली बात बना रहा है। तो व्यंजक मतलब जो भी कोई चीज है उसका नया मतलब निकलेगा, अलग मतलब निकलेगा, तो उसको हम लोग व्यंजक समझते हैं। आगे हमारा है चौथा नंबर में, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद, इसका दो भेद, विकारी शब्द, अविकारी, मतलब विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या होता है सर, जो रूप उसका बदल सके, ठीक है ना, जो बदलता है उसको विकारी, और अविकारी को ही हम लोग अव्यय बोलते हैं। संस्कृत में भी इसको पढ़ाना है, लेकिन वहां पर दूसरा दूसरा चीज रहेगा संस्कृत शब्द में, यहाँ हिंदी में रहेगा। तो अव्यय जो कभी नहीं बदलता है, तो अव्यय नहीं बदलने वाले को, और जो विकारी बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी और साइड में भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें जितना भी चीज आएगा वो सब चेंजेस होता है। तो किसके अनुसार चेंज होता है सर, तो इसका रूप लिंग के अनुसार, मतलब लड़का लड़की ये सब के अनुसार, बहुवचन एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है क्या है उसके अनुसार, कारक के अनुसार बदलेगा, पुरुष के अनुसार। तो इन सब के अनुसार में उसका रूपरेखा जो है वो चेंज होगा, तो हम कहेंगे विकारी। जैसे सपोज दैट है कि हम लोग इंग्लिश जब बनाते हैं, तो जैसे कि वह लड़की है, तो वह लड़की है जब हम लोग लिखते हैं, तो कभी कभी हम लोग सी लगा देते हैं, कभी कभी नया नया लेकर रहता है तो ही लगा देता है, या दैट लगा देता है, जो भी लगा देता है। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लड़का लड़की को सिचुएशन देख करके हम लोग उसका शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब चेंजेस हो रहा है, किसी न किसी तरीके से बदल रहा है, तब हम लोग कहते हैं। तो जस्ट ये चीज को ध्यान रखना है। और अभिकारी में जो बदलता ही नहीं है, वह लड़का है, वह लड़की है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वह राम नहीं है, वह सीता नहीं है, नहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नहीं जैसे है वैसा ही है रहेगा, मतलब कि नहीं वाला जो भी बात आएगा बीच में कुछ ऐसा चीजें जो कभी बदलता ही नहीं है, जैसे मैं कब कौन क्या सबके लिए वही है, सेम टू सेम ही है। एवं ये सब चीजें कुछ ऐसा है जो कि चाहे आप लड़का रहिए, लड़की रहिए, निर्जीव रहिए, सजीव रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब वही चीज बोला जाएगा। तो जस्ट ये चीज है। तो विकारी में हम लोग जान गए कि कौन कौन सा चीज होता है जो बदल सकता है सर, संज्ञा बदल सकता है, सर्वनाम बदल सकता है, विशेषण, क्रिया, ये सब चीजें बदल सकता है, उसका अनुसार में देखेगा कि पुरुष है, वचन है, लिंग है, उसके अनुसार में।
और अविकारी यानी कि अव्यय क्या होता है, जो नहीं बदलता है। यानी कि इसमें कौन आएगा, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विसंवादी बोधक, ये सब शब्द अविकारी शब्द होता है और इनका रूप नहीं बदलता है, किसी के हिसाब से नहीं बदलेगा, वो जैसे है वैसा ही रहेगा। अब टोटली देखिए 1 2 3 4 इसमें, और इसमें भी 1 2 3 4, टोटल क्या हुआ 8 गो। विकारी और अविकारी मिलकर के टोटल 8 शब्द बन जाता है, मतलब कि ये भी शब्द का ही भेद है। तो हम लोग को रूपांतर के दृष्टि से कितने शब्द, 8 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के भेद तो 8 भी बोला जाएगा ऑप्शन में, तो देख लेना अपना सिचुएशन के अनुसार में, क्योंकि दोनों को मिलाने से हम लोग को 8 गो मिलता है। अब इसी 8 को पढ़ने में टाइम लगता है शब्द में, है ना। अब चलेगा हमारा पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीजें अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग को उपसर्ग और प्रत्यय को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज बन रहा है तो उसमें किसके योग से ये बन जा रहा है और किसके योग से ये बन जा रहा है। तो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने के बाद ये चीज को पूरा किया जाएगा, तब अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय के बाद संज्ञा स्टार्ट होगा, पहले उपसर्ग प्रत्यय को समझ लेंगे। तो अगला क्लास बिल्कुल नहीं छोड़िएगा उपसर्ग प्रत्यय वाला, क्योंकि भाई वो बहुत एग्जाम में आता है, संस्कृत रहे चाहे तो हिंदी रहे, बहुत ज्यादा एग्जाम में उसमें से नंबर आता है, तो बिल्कुल क्लास छोड़ने का नहीं, ठीक है।